अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मल्टी साइकिल जो डाटा पाथ है उसमें पाइपलाइनिंग के इम्पैक्ट्स और उसकी वजह से परफॉर्मेंस किस तरीके से बेहतर होती है। और फिर हमने देखा था कि जितनी नंबर ऑफ स्टेजेस ज़्यादा होंगी उतना पाइपलाइन का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उतना हमारे पास स्पीड अप हमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमने कुछ लिमिटेशंस भी देखी थी पाइपलाइन डाटा पाथ की। पाइपलाइन डाटा पाथ में जो ऑप्टिमल स्पीड अप है वो नहीं मिलता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। उनकी मल्टीपल रीज़न्स में ये आपका सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि पाइपलाइन को फिल और ड्रेन करने में टाइम लगता था। फिल करने का मतलब क्या है कि जब तक पाइपलाइन से जो है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि हर स्टेज में एक जो है ना वो स्टेप जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो जब तक पूरी की पूरी पाइपलाइन जो है वो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन से फिल नहीं हो जाएगी, हमारे पास पाइपलाइन की बेनिफिट्स नहीं आ सकेंगे। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ जो थी पाइपलाइन आर्किटेक्चर की, वो हमने देखा था, दैट इज सीपीआई इज इक्वल टू 1। सीपीआई इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि हर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, उसकी मल्टीपल रीज़न है। जैसे कि हमने आपको बताया, सबसे पहली रीज़न तो उसमें पाइपलाइन को फिल और ड्रेन करने में इशू है। नंबर 2, आपके पास क्या है कि पाइपलाइन की जो लेंथ है या जो स्टेजेस की लेंथ है वो बैलेंस नहीं होती। सो जब ये बैलेंस नहीं होती तो हमारे पास स्पीड अप नहीं मिलता है उस तरह के। इसके अलावा एक तीसरी बड़ी रीज़न है, और वो तीसरी बड़ी रीज़न जो है वो आज हम देख रहे होंगे। उनको हम कहते हैं पाइपलाइन हैज़र्ड्स। हैज़र्ड्स जैसे नाम से पता चलता है कि इसका मतलब क्या है कि पाइपलाइन को नुकसानात कहाँ से हो सकते हैं, पाइपलाइन के लिए मसाइल कहाँ पर है। सो पाइपलाइन के लिए जो मसाइल हैं वो आपके पास जो है वो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट साइकिल में अगली इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अंदर नहीं इंसर्ट कर सकते। ठीक है, हमने देखा पाइपलाइन आर्किटेक्चर में क्या है कि हर साइकिल पे एक इंस्ट्रक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो रही है और एक इंस्ट्रक्शन आपके पास एंटर हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक एंड से आप इंस्ट्रक्शन एंटर कर रहे हैं और दूसरे या इंसर्ट कर रहे हैं, और दूसरे एंड से आप जो एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होके आपके पास बाहर जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उसकी रीज़न क्या है कि आप बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं हो पाता, और इसको हम क्या कहते हैं? पाइपलाइन हैज़र्ड। ठीक है, पाइपलाइन हैज़र्ड बेसिकली क्या है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन नॉट एग्जीक्यूट इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। अगले क्लॉक साइकिल में आपको कोई इंस्ट्रक्शन आउटपुट पर नहीं मिलने वाली। ठीक है, जबकि पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट यही है कि हर साइकिल में आपके पास जो है ना वो पाइपलाइन के एंड पे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन पाइपलाइन हैज़र्ड का मतलब क्या है कि आपके पास एक साइकिल पर्टिकुलर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, हम उसकी रीजंस देखते हैं, उसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स। स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स क्या है कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर का हैजर्ड है, यानी कि आपके पास हार्डवेयर का हैजर्ड है। हार्डवेयर के हैजर्ड में क्या इशू है कि आपके पास दो इंस्ट्रक्शन सेम रिसोर्स को यूज कर रही है, दो इंस्ट्रक्शन सेम रिसोर्स यूज कर सकते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है। नंबर 1 इज द इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज में इंस्ट्रक्शन मेमोरी है। नंबर 2 रजिस्टर फाइल है। नंबर 3 एएलयू है। नंबर 4 आपके पास क्या है? मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे हमारे जो है वो रिसोर्सेज हैं या स्ट्रक्चर के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल हैजर्ड तब आएगा जब इनमें से कोई एक रिसोर्स दो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन सेट सेम टाइम पे यूज कर रहे होंगे। हम देखेंगे कैसे हो सकता है। डेटा हैजर्ड्स, डेटा हैजर्ड ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैजर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम बात कर सकते हैं कि प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की इनपुट। ठीक है जी, ऐसा अक्सर होता है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में। आपने देखा होगा कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और नीचे जाके आप लिखते हैं डी इज इक्वल टू ए प्लस ई। ठीक, अब जब तक ए का रिजल्ट नहीं आएगा आप डी कंप्यूट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो डाटा हैजर्ड क्या है कि जब तक एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में एज ए इनपुट चाहिए। ठीक है जी, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो अकर करने वाले जो हमारे पास हैजर्ड है, दैट आर कंट्रोल हैजर्ड्स। ठीक है जी, कंट्रोल हैजर्ड्स क्या है कि आपके पास कंट्रोल फ्लो है। कंट्रोल फ्लो का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम सी प्लस प्लस के कोड की बात करें कि इफ और एल्स, क्या इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा? अब ये कंपाइल टाइम पे तो नहीं पता चलता, ये तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमें पता चलता है कि इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होने लगा है, और जो है वो डिपेंड्स अपॉन द इनपुट एज वेल। ठीक है जी,
या आपके पास जो है वो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होने लगे। तो दोनों केसेस में आपका पीसी जो है वो अपडेट होता है, ठीक है जी। और आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डिसीजन जो है जब तक नहीं होता, आप नहीं बता सकते कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, और जब तक ये इन दोनों में से कोई कंडीशन हमारे पास आ नहीं जाती, ठीक। तो कंट्रोल हैजर्ड ये है कि आपने एक डिसीजन एवेलुएट करना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में इंसर्ट करने से पहले, ठीक है। जब तक वो डिसीजन नहीं होगा, आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको पता नहीं चलेगी आप इफ वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं या एल्स वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। हम इनको देखते हैं डिटेल में। सो जब भी आपके पास जो ये हैजर्ड्स आएंगे तो बबल्स क्रिएट होंगे। बबल्स का मतलब क्या है? जस्ट लाइक दैट कि आप अगर वो पानी वाला एक पाइप को देखते हैं तो उसके अंदर जहाँ पर आपके पास जो है पानी नहीं होता वहाँ बबल्स होते हैं, ठीक है जी। और अगर वो बबल्स काफी देर के लिए रह जाए तो आपके पास पानी जो है बड़ा रुक रुक के आ रहा होता है, ठीक है जी। सो बबल्स आपके पास आ जाएंगे, या उनको पाइपलाइन स्टॉल्स भी कहते हैं कि पाइपलाइन को रोक दिया गया, ठीक है। हम देखते हैं ये क्या चीजें हैं और ये स्ट्रक्चर जो है वो, ये सॉरी हैजर्ड जो है वो किस तरह से आते हैं और क्या डिटेल। सो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल हैजर्ड को देखते हैं। आपके पास ये 5 इंस्ट्रक्शंस आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, ठीक है जी। लोड वर्ड है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 है। ये 5 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है आपने। आपने पहले साइकिल में लोड वर्ड जो है ना वो पाइपलाइन के अंदर इंसर्ट किए, ठीक है जी। दूसरे साइकिल में वो रजिस्टर फाइल को एक्सेस कर रही है और आपकी इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। तीसरे साइकिल में आप देख रहे हैं कि ये एक एक स्टेप आगे हो चुकी हैं और इंस्ट्रक्शन 2 इंसर्ट हो चुकी है। चौथे स्टेप में देखिएगा कि इंस्ट्रक्शन 3 इंसर्ट हो चुकी है और ये एक एक स्टेप आगे मूव कर चुकी है। चौथे स्टेप में देखिएगा जो कि हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड वर्ड जो है वो रजिस्टर फाइल को एक्सेस कर रही है। इंस्ट्रक्शन 1 डाटा मेमोरी को एक्सेस कर रही है, इंस्ट्रक्शन 2 एएलयू को एक्सेस कर रही है, और इंस्ट्रक्शन 3 भी रजिस्टर फाइल को एक्सेस कर रही है। अब जरा गौर कीजिएगा। और इंस्ट्रक्शन 4 जो है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक्सेस। अब जरा गौर कीजिएगा कि एक ही रिसोर्स है रजिस्टर फाइल, उसको एक टाइम इंस्टेंस पे कौन यूज कर रहा है? इंस्ट्रक्शन 3 भी यूज कर रही है और लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन भी यूज कर रही है, ठीक है जी। अब कौन इसको एक्सेस कर सकता है? रिसोर्स तो एक है, कौन इसको एक्सेस कर सकता है? यहाँ पर आपके पास एक हैजर्ड आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक हैजर्ड आएगा, और हैजर्ड क्या है कि आप एक रिसोर्स है रजिस्टर फाइल, उसको दो इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम यूज करना चाह रही है, ठीक है जी। जिसकी वजह से क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट आता है और हैजर्ड आएगा आपके पास। इस हैजर्ड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल हैजर्ड। स्ट्रक्चरल हैजर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास हार्डवेयर का रिसोर्स जो है ना वो दो इंस्ट्रक्शंस एक ही यूज कर रहे हैं। लेकिन जो है इसमें एक जो है वो कैच 22 है, वो जरा गौर से देखिएगा कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फाइल पे राइट कर रही है। नजर आ रहे हैं यहाँ से आपको कि यहाँ पे डाटा से डाटा लोड करके मेमोरी से आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं? रजिस्टर फाइल पे राइट करने लेके जा रहे हैं। और जबकि इंस्ट्रक्शन 3 में आप डिकोड स्टेज में, और यहाँ पे आप रजिस्टर फाइल से क्या ले रहे हैं? आप जो है वो ऑपरेंड्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? रजिस्टर फाइल पर राइट कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन 3 में आप क्या कर रहे हैं? रजिस्टर फाइल पे से रीड कर रहे हैं, ठीक है जी। ये ज़हन में रखिएगा। सो ये जैसे हमने बताया, बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट भी आपके पास ये जहाँ पे नेक्स्ट जो साइकिल है उसमें भी आपके पास 6 साइकिल में अगर आप देखें तो रजिस्टर फाइल दो जगह एक्सेस हो रही है। इंस्ट्रक्शन 1 राइट कर रही है और इंस्ट्रक्शन 4 से रीड कर रही है, ठीक है जी। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप ऐसा रजिस्टर फाइल बनाएं जिसमें आप एट अ टाइम जो है वो रीड भी कर सकें और राइट भी कर सकें, ठीक है जी। पॉसिबिलिटीज है इस तरह की बिल्कुल कि आप दोनों को एक ही टाइम पे रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हम देखेंगे कि ये हार्डवेयर में किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं ऐसी मेमोरी जो कि, या ऐसी रजिस्टर फाइल जो सेम टाइम पे रीड भी कर ले और सेम उसी टाइम पे राइट भी कर दे, ठीक है जी। लेकिन इसका जो है ना वो जो और भी सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं, तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। नंबर वन सॉल्यूशन ये है कि आप जो है ना रजिस्टर फाइल की एक्सेस बड़ी फास्ट, आपको याद होगा कि 1 नैनो सेकंड में जो है ना ये अपना काम कर लेती है, ठीक है जी। जबकि एएलयू की स्टेज जो थी वो 2 नैनो सेकंड में अपना काम कंप्लीट करती है। तो इसका मतलब है कि हाफ ऑफ द एएलयू स्टेज टाइम लेती है। तो आप क्या करें कि इसको ना दो हिस्सों में ब्रेक कर लें।
पहले जो है साइकिल में, हाफ साइकिल में आप क्या करें, रजिस्टर पे राइट कर दें, और दूसरे हाफ साइकिल में आप क्या कर दें, रजिस्टर से रीड कर लें। ठीक है जी। तो अब देखिए आपके पास क्या होगा कि प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में चलें कि यहाँ पर पहले साइकिल, इसी साइकिल के आधे हिस्से में आप क्या कर रहे होंगे, राइट कर रहे होंगे। ठीक है, और दूसरे आधे हिस्से में आप यहाँ से रीड कर रहे हो। ठीक है जी, ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप डुअल पोर्ट बना दें उसको। डुअल पोर्ट बना दें, डुअल पोर्ट का मतलब क्या है, रीड और राइट की पोर्ट से इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आप रीड भी कर सकते हैं एट अ टाइम और राइट भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी बात आप आने और जाने वाले गेट अलग अलग कर। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि आपके पास जिस शख्स ने आना है और जिस शख्स ने जाना है, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। दे कैन साइमल्टेनियसली एंटर और लीव अ बिल्डिंग और प्रीमिसेस। ठीक है जी। तो ये आपके पास स्ट्रक्चरल हैजर्ड, और स्ट्रक्चरल हैजर्ड को आपने इस तरीके से हैंडल कर लिया, और स्ट्रक्चरल हैजर्ड आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज में आ रहा है, और वो स्टेज कौन सी आपके पास, रजिस्टर फाइल की। इसके अलावा स्ट्रक्चरल हैजर्ड आपके पास कहीं पर नहीं आ रहा। ठीक है जी। सो अगेन आपको मिप्स का बेनिफिट नजर आ गया कि मिप्स में सिंप्लिसिटी थी, और बहुत आसानी से आपने जो है ना वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको सोल्यूशन भी दे दिया। तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स बड़ी आसानी से जो है वो आपने मिप्स की जो है ना इसमें उसको अरेंज कर लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है जी, रिजल्ट क्या है इस तमाम बात के, जो हमने दो सॉल्यूशंस दिए कि आप सेम साइकिल में जो है ना, क्लॉक साइकिल में रीड और राइट दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, लिहाजा हैजर्ड नहीं आएगा अगर आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऑप्ट कर ले। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरे हमारे पास एरर्स या दूसरे हैजर्ड्स जो हमारे पास आते हैं वो डाटा हैजर्ड्स हैं, उनको हम फॉरवर्डिंग भी कहते हैं। डाटा हैजर्ड्स क्या है कि आपके पास इस इंस्ट्रक्शन को देखिएगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, $T0 और $T1 को ऐड कर रहे हैं, और ऐड करके किसमें रख रहे हैं हम, $S0। ठीक है जी। सो पहले साइकिल में इंस्ट्रक्शन फैच हुई, दूसरे में डिकोड हुई, तीसरे में एग्जीक्यूट हुई। ठीक है जी, और चौथे में आपके पास क्या हुआ, मेमोरी स्टेज से गुजरी, वहां पे काम कुछ नहीं किया, लेकिन पांचवें साइकिल में वो राइट बैक हुई रजिस्टर पे जाके। तो S0 आपको कब मिलेगा, पांचवें साइकिल के एंड। अच्छा जी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिएगा, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन। सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, S0 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करें, T3। अब ध्यान में रखिएगा S0 जो है वो आपके पास अवेलेबल कब कब होगा, पांचवें साइकिल के एंड। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये दूसरे साइकिल में ये इंस्ट्रक्शन फैच हुई, डिकोड हुई। ठीक है जी। तीसरे साइकिल में आपको S0 चाहिए ही चाहिए, सॉरी चौथे साइकिल में और या इस इंस्ट्रक्शन के तीसरे स्टेज में आपको S0 चाहिए ही चाहिए। तो चौथे साइकिल में जब तक आपके पास S0 अवेलेबल, कब है S0 आपके पास अवेलेबल, तो यहाँ पर है। ठीक है जी, आपको कहाँ चाहिए, आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब जब तक S0 नहीं आएगा आप ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है जी, जब तक S0 नहीं आएगा आप ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये इंस्ट्रक्शन अपना ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर सकती। सो इसका मतलब क्या, यहाँ पर आपके पास वो बबल्स या स्टॉल्स आ जाएंगे कि आपको पाइपलाइन को रोकना पड़ेगा कि S0 का वेट कर ले। ठीक है जी। हाँ, अगर हम क्या करें कि एक साइकिल डिले दे दें, सॉरी, एक साइकिल डिले दे दें, तो हमारे पास हो सकता है हमारा काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, कि हम बजाय इसके कि हम इसको आगे लेके जाने के हम यहाँ पर ले कि दो साइकिल्स का एक्चुअली डिले दे, तो हमारे पास रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे और हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका हैजर्ड एक आ चुका है, और हैजर्ड की वजह से आपको पाइपलाइन रोकनी पड़ रही है, पाइपलाइन में स्टॉल डालना पड़ रहा है। ठीक है जी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, एक सोल्यूशन होता है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग क्या है कि S0 कंप्यूट तो यहाँ पर हो चुका है इस स्टेज। सो बजाय इसके कि आप आगे जाके राइट बैक की स्टेज से उसको ले, आप यहीं से फॉरवर्ड कर दें, यहीं से क्या कर दें, इस डाटा को फॉरवर्ड कर दें। इसको हम क्या कहते हैं, डाटा फॉरवर्ड, डाटा फॉरवर्डिंग। यहाँ पे आपने डाटा भेज दिया। अच्छा जी, अब ये तो हो गया ऐड के केस में। लोड के केस में क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। लोड के केस में डाटा अवेलेबल कब होगा, इंस्ट्रक्शन फैच करेंगे, डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट स्टेज से एड्रेस मिलेगा,
और मेमोरी स्टेज के बाद जाकर आपको डाटा अवेलेबल होगा। ठीक है जी। अच्छा, आपको कब चाहिए? आपको कब चाहिए? आपको तो बहुत पहले चाहिए। ठीक है जी। आपको तो वो डाटा कब चाहिए? आपको डाटा चाहिए जनाब तकरीबन इसी स्टेज में। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर आपको एक डिले डालना ही पड़ेगा। पिछले स्टेज में तो हमें डिले डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास एग्जीक्यूट स्टेज में कंप्लीट हो चुका है, S0 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस स्टेज में हमारे पास S0 अभी तक नहीं है। और S0 कब आएगा हमारे पास? S0 आएगा हमारे पास, बल्कि मैं पीछे दिखाता हूँ। S0 लोड वर्ड के केस में मेम के बाद मिलेगा। सो अब यहाँ से बैकवर्ड तो नहीं आप फॉरवर्डिंग कर सकते क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको एक साइकिल जो है वो डिले देना पड़ेगा। ठीक है जी। एक साइकिल डिले देने के लिए आप क्या करते हैं? आप खास किस्म की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं जिससे नॉप कहते हैं, नो ऑपरेशन। ठीक है, नो ऑपरेशन। और वो बेसिकली क्या कर रही है? वो बस कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है जी। बबल्स आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे ये बबल आ चुका है। उसकी वजह से क्या हो गया? एक साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिल रही, बबल मिल रहा है, वहाँ पे खाली हवा आ रही है। ठीक है। सो दैट इज वाई जो है ना, ये डाटा हैजर्ड की वजह से, लोड वर्ड के डाटा हैजर्ड की वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एक साइकिल का डिले आ गया और वो इनएविटेबल है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जरूरी नहीं कि हर केस में आपके पास ये इश्यूज है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन क्या है कि आप जो डाटा हैजर्ड्स है इनका सोल्यूशन क्या है कि आप जो है वो, एक सोल्यूशन तो हमने देखा है, जैसे डाटा फॉरवर्डिंग आप यूज कर लें। ठीक है जी। डाटा फॉरवर्डिंग यूज कर लें। डाटा फॉरवर्डिंग जैसे हमने देखा कि एग्जीक्यूट के स्टेज में अगर डाटा मिल गया तो वो तो डायरेक्ट हम भेज देंगे और उस केस में हमारे पास जो है ना वो डिले नहीं आएगा। ठीक है जी। लेकिन मेमोरी के स्टेज में हमारे पास एक डिले आ जाता है। ठीक है। एक सोल्यूशन ये है कि आप जो है ना वो डाटा फॉरवर्डिंग। दूसरा सोल्यूशन क्या है? ठीक है। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आपके पास, कि आप जो है वो कोड को रीऑर्डर कर लें। कोड को रीऑर्डर ऐसे कर लें कि अब एक साइकिल का डिले तो आना ही आना। आप उस एक साइकिल के डिले में एक ऐसी इंस्ट्रक्शन डाल दें यहाँ पे जिसका इनसे ताल्लुक ही ना हो। मैं एग्जांपल से इसको वाज़ेह करना चाहूंगा। ठीक है कि आप पाइपलाइन का जो है ना वो डिले प्रिवेंट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कि डिले स्लॉट में ना, ये इसको हम डिले स्लॉट भी कहते हैं। ठीक है जी। कि यहाँ पे एक डिले हम डाल रहे हैं। ठीक है जी। इस डिले स्लॉट में आप एक ऐसी इंस्ट्रक्शन डालें जो कि इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? कंपाइलर से सपोर्ट चाहिए और कंपाइलर को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो इंडिपेंडेंट हो और वो उसको वहां पे इंसर्ट कर दे। ठीक है जी। सो ये एक प्रोग्राम हम फ्लो देखते हैं। इसमें जरा देखिएगा, हम लोड वर्ड कर रहे हैं, T0 पे डाटा लोड कर रहे हैं। ठीक है जी। और उसको हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं? हम T0 पे डाटा लोड कर रहे हैं। ठीक है जी। और T2 से भी डाटा हमारे पास, और आखिर में हम क्या कर रहे हैं? T2 पे जो डाटा है, और फिर हम क्या कर रहे हैं? T2 पे डाटा एक लोड कर रहे हैं। तीसरी स्टेज में हम क्या कर रहे हैं? T2 पे जो डाटा आया उसको हम कहाँ कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। किसमें? हम इसमें स्टोर कर रहे हैं एक और एड्रेस पे। ठीक है जी। और जो कुछ T0 पे पड़ा उसको हम स्टोर कर रहे हैं एक और एड्रेस। अच्छा, अब जरा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कहाँ पर जो है ना वो क्या कह सकते हैं उसे, हैजर्ड आ सकता है। हैजर्ड देखिएगा, लोड वर्ड किया आपने। ठीक है जी। लोड वर्ड किया और T0 आपको, ठीक है जी, चौथे साइकिल में लेट से आपको जाके इसकी आउटपुट यानी कि मेमोरी से आप रीड कर सको। T2 किया और लोड वर्ड किया, और लोड वर्ड के डाटा को आपको कहाँ चाहिए था? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास डाटा हैजर्ड आ सकता है 2 और 3। अच्छा, इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं इंस्ट्रक्शन 3 और 4 का। ठीक है जी। तो हमारे पास ऐसा केस नहीं रहेगा कि हमें जो एक इंस्ट्रक्शन है वो फौरी तौर, एक इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट वो फौरी तौर पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जो है वो हमें उस एज ए इनपुट चाहिए। तो ऐसा केस नहीं रहेगा। ठीक है। तो डाटा एजर देखिए, हमने कहा 2 और 3 पे आपके पास आ रहा है। ठीक है जी। T2 रिसोर्स पे। ठीक है। अगर कंपाइलर जो है वो 3 और 4 पे इंस्ट्रक्शन को स्वैप कर, 3 और 4 पे इंस्ट्रक्शन को स्वैप कर दे तो उससे क्या होगा कि हमें ये कंडीशन जो है ना इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? $T0 आ जाएगी। ये वाली आ जाएगी कंडीशन। ठीक है जी।
सो तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसको इस तरीके से हमने सो हमें जैसा कि नज़र आ रहा है कि हम अगर इस कंडीशन को जो है वो इन कोड को रीऑर्डर कर दें तो हमारे पास डेटा हैज़र्ड जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। और डेटा हैज़र्ड को अवॉइड करने का मतलब क्या है कि हम लोड की वजह से जो डिले आ रहा था उस डिले में हमने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन ऐसी भेज दी है जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि इन दो इंस्ट्रक्शन से इंडिपेंडेंट है। देखें ये इंस्ट्रक्शंस डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है जी, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट होने की वजह से क्या इशू आ सकता है कि हमारे पास वो अ, एक डिले हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि लोड का रिजल्ट जो है वो एक साइकिल के बाद हमारे पास यानी कि चौथे साइकिल में कंप्लीट हो रहा है, जबकि हमें चाहिए कब है वो चौथे साइकिल में ही चाहिए, सॉरी तीसरे साइकिल में हमें चाहिए वो, और वो कंप्यूट कब हो रहा है चौथे साइकिल में जाके। ठीक है। सो ये एक हमारे पास सोल्यूशन है जिससे हम जो कोड रीऑर्डरिंग ये अगेन कंपाइलर की सपोर्ट से, और कंपाइलर जो है इसको आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने से हमें ये बेनिफिट्स नजर आएंगे। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास जो इशू है वो इशू क्या है, तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो कंट्रोल के हैजर्ड्स है। कंट्रोल के हैजर्ड्स क्या है कि आप जो है वो डिसाइड करें ब्रांच करना है कि नहीं करना, और बेस्ड अपॉन दैट आप जो है वो अपने जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करें। ठीक है जी, इनको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और देखते हैं कि किसी किसी काम करते हैं। और ये जो है हैजर्ड जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पाइपलाइन की जो है परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। सो इनकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अ, इनके बारे में जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे जो है लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।